नमस्कार। आज हम इतिहास क्लास 6 का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन देखने वाले हैं। चैप्टर 2 आखेटक खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन तक। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, लगभग कितने वर्ष पहले लोग इस महाद्वीप में रहते थे? तो भारतीय उपमहाद्वीप में लोग लगभग 20 लाख वर्ष पहले रहते थे। उस समय लोगों को किस नाम से जाना जाता था? तो लोगों को आखेटक और खाद्य संग्राहक के रूप में जानते थे। आखेटक का अर्थ होता है जानवरों का शिकार करना और खाद्य संग्राहक का अर्थ होता है कि पेड़ पौधे, कंदमूल, फल फूल का इकट्ठा करना। आखेटक खाद्य संग्राहक अपने भोजन की व्यवस्था कैसे करते थे? तो आखेटक और खाद्य संग्राहक जो लोग उपमहाद्वीप में रहते थे वह शिकार करते थे और भोजन को इकट्ठा करते थे, संग्रह करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक किन चीज़ों का शिकार करते थे? तो आखेटक जो था वह जंगली जानवर, मछलियाँ और पक्षियों का शिकार करता था। ये लोग आरंभिक लोग थे। लोग पेड़ पौधे से क्या एकत्र करते थे? तो लोग पेड़ पौधे से फल फूल, दाने, पत्तियां, अंडे एकत्रित करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक लोग एक स्थान पर अस्थायी रूप से क्यों नहीं रहते थे? तो आखेटक आरंभिक लोग जो थे वह खाद्य संग्राहक थे। एक स्थान पर ज़्यादा दिन रहने से वस्तुएं समाप्त हो सकती थी, खाने पीने की वस्तुएं समाप्त हो सकती थी। इसी कारण से वह भोजन की तलाश में भटकते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते थे। यही कारण है कि लोग एक स्थान पर नहीं रहते थे। अगर वे एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहते तो क्या होता? तो लंबे समय तक रहता तो पशु और पेड़ पौधे खत्म हो जाते, खाने पीने की वस्तुएं खत्म हो जाती, जिनके कारण उसे समस्याओं का सामना करना पड़ता। जानवर एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे? तो जानवर चारा और शिकार ढूंढने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते थे और उनके पीछे लोग भी जानवर को ढूंढते हुए शिकार करने के लिए चले जाते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक जानवरों के पीछे क्यों जाते थे? तो आखेटक खाद्य संग्राहक जो लोग थे वे जानवर के पीछे उनका शिकार करने के लिए जाते थे। फल और फूल अलग अलग समय पर क्यों मिलते थे? तो फल और फूल मौसम बदलने के कारण फलते थे। मौसमी फल फूल होते थे जो हर एक मौसम में उपलब्ध नहीं होते थे, जिनके कारण कारण अलग अलग मौसम में फलने फूलने के कारण अलग अलग समय में मिलते थे। लोग मौसम के अनुसार क्यों घूमते थे? भोजन और फल प्राप्त करने के लिए लोग मौसम के अनुसार घूमते थे, क्योंकि फल जो है वहाँ मौसमी होते थे और हर एक मौसम में उपलब्ध हर एक वस्तुएं नहीं होती थी। तो मौसम के अनुसार से लोग जाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान, और लोग जंगलों से परिचित थे। जंगलों का रास्ता उसे बहुत बेहतर ढंग से पता था। पानी के बिना जीवित रहना क्यों असंभव है? क्योंकि पानी जीवन का आधार है, इसीलिए पानी के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। पानी मुख्यतः कहाँ मिलता था? तो पानी झील, झरनों, नदियों से प्राप्त करते थे आरंभिक लोग। कुछ झीलों और नदियों में पानी केवल कब मिलता था? तो कुछ झील और नदियों में पानी बारिश के बाद मिलता था। पुरातत्वविदों को आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? तो पुरातत्वविदों को आरंभिक मानव के बारे में जानकारी पत्थर के औजार और अवशेषों से मिलती है।
आखेटक खाद्य संग्राहक किन वस्तुओं से औजार बनाते थे? तो आखेटक लकड़ी, हड्डी, पत्थर से औजार बनाते थे और जानवरों का शिकार करते थे। पत्थर के औजार का उपयोग किन कार्यों के लिए होता था? तो पत्थर के औजार का उपयोग फल काटने, मांस काटने, लकड़ी काटने, ऊपर से क्या कहते हैं, जानवर के खाल को उतारने के लिए, पेड़ की खाल को उतारने के लिए प्रयोग होता था। औजारों से कौन कौन से हथियार बनाए जाते थे? तो औजारों से जो है भाले और बाण बनाए जाते थे। लकड़ियों का उपयोग किन कार्यों में किया जाता था? तो लकड़ियों का उपयोग ईंधन और झोपड़ी बनाने में करते थे। पुरातत्वविदों को पत्थर के औजार के अलावा किन चीज़ों के प्रमाण मिलते हैं? तो पुरातत्वविदों को हड्डियाँ, मछलियों के हड्डियाँ और पक्षियों के अवशेष मिलते हैं। क्या आरंभिक मानव के बनाए सभी औजार अभी भी मिलते हैं? केवल पत्थर वाले औजार बचे हुए हैं, बाकी जो औजार थे उसका अवशेष नष्ट हो चुका है, इसलिए अभी वह नहीं मिलते हैं। केवल आरंभिक मानव के पत्थर के औजार बचे हुए हैं। लकड़ियों से झोपड़ी और औजार क्यों बनाए जाते थे? तो लकड़ियों से झोपड़ी और औजार वे हल्की और उपयोगी थी, इसलिए बनाए जाते थे। आरंभिक मानव किन कारणों से इधर उधर घूमता था? तो आरंभिक मानव भोजन, पानी, मौसम के अनुसार फल ढूंढने के लिए इधर उधर घूमते थे, क्योंकि आरंभिक मानव आखेटक थे, खाद्य संग्रह करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। पुरातत्वविद किन वस्तुओं का अध्ययन करते हैं? तो पुरातत्वविद पत्थर, औजार, हड्डियों का अध्ययन करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के औजार किन कार्यों में सबसे उपयोगी थे? तो आखेटक और खाद्य संग्राहक समुदाय के औजार का प्रयोग शिकार, काटने और खाल उतारने में करते थे। लोग ऐसी जगह क्यों ढूंढते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सकें? तो औजार बनाने के लिए लोग अच्छी जगह ढूंढते थे जहां पर उसे अच्छी अच्छी पत्थरें उपलब्ध हो सके। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें दीवारों पर क्या मिला? तो उन दीवारों पर शैलचित्र मिला है। मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में किसका चित्रण किया गया है? तो मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में जानवर के चित्र का चित्रण किया गया है। भीमबेटका कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश के भीमबेटका में ही शैलचित्र मिले हैं और उन गुफाओं में जानवरों के चित्र बनाए गए थे। लोग भीमबेटका की गुफा में क्यों रहते थे? तो लोग धूप, बारिश, हवाओं से बचने के लिए भीमबेटका की गुफा में रहते थे और भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में है। पुरास्थल किसे कहते हैं? पुरास्थल जहाँ पे औजार, बर्तन और इमारत के अवशेष प्राप्त होते हैं उसे पुरास्थल के नाम से जानते हैं। पुरास्थल कहाँ पाए जा सकते हैं? पुरास्थल जमीन के ऊपर, जमीन के अंदर और समुद्र तल में पाए जा सकते हैं। कर्नूल गुफा कहाँ स्थित है? कर्नूल गुफा आंध्र प्रदेश में स्थित है। कर्नूल गुफा में क्या मिला जिससे आग का पता चला? तो कर्नूल गुफा में राख का अवशेष मिला है, जिससे पता चलता है कि लोग आग जलाना जानते थे। आग का आरंभिक उपयोग किस लिए हुआ? तो आग का सबसे पहले उपयोग रोशनी के लिए, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए, मांस भूनने के लिए और जानवरों को दूर भगाने के लिए
करते थे, क्योंकि पहले के जानवर आक्रामक होते थे, इसीलिए जानवरों को दूर भगाने के लिए हम आग का प्रयोग करते थे पहले। पूरा पाषाण काल का समय काल क्या माना गया? तो पूरा पाषाण काल का समय काल 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व का माना गया है। पूरा पाषाण शब्द किन शब्दों से बना है? तो पूरा पाषाण शब्द पूरा प्लस पाषाण शब्द से बना है। पूरा का अर्थ होता है प्राचीन और पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, तो प्राचीन पत्थर का काल ही पूरा पाषाण काल कहलाता है। पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया? तो पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण काल। मध्य मानव इतिहास की लगभग 99% घटनाएं किस काल में हुई है? तो मानव इतिहास की 99% घटनाएं पूरा पाषाण काल में घटी है। मेसोलिथ का क्या अर्थ है? मेसोलिथ का अर्थ होता है मध्य पाषाण युग, और इसमें पर्यावरण बदलाव मिला है जो 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक के काल को माना जाता है। मध्य पाषाण काल के औजार किससे बनाए जाते थे? तो मध्य पाषाण काल के औजार पत्थर, हड्डी और लकड़ी से बनाए जाते थे। माइक्रोलिथ औजार किसके लिए बनाए जाते थे? तो माइक्रोलिथ औजार फल फूल काटने, मांस काटने और छाल उतारने के लिए होते थे। इसमें हंसिया आरी को शामिल किया जाता है। नव पाषाण युग की शुरुआत कब मानी जाती है? तो लगभग 10,000 वर्ष पूर्व की काल को नव पाषाण युग के नाम से जानते हैं। नव पाषाण का अर्थ क्या है? नव पाषाण का अर्थ है, नव मतलब नया और पाषाण मतलब पत्थर। नया पत्थर को हम नव पाषाण के नाम से जानते हैं। जलवायु में 12,000 वर्ष पहले क्या परिवर्तन आया? तो जलवायु में 12,000 से पहले गर्मी बढ़ी, जिससे घास उत्पन्न होने लगे और कीटों का जन्म होना शुरू हुआ। जलवायु परिवर्तन से किन जानवरों की संख्या बढ़ी? तो हिरण, बारहसिंघा, भेड़, बकरी, गाय की जनसंख्या बढ़ी, क्योंकि जलवायु परिवर्तन से गर्मी बढ़ा, घास उत्पन्न हुए, शाकाहारी जीव जंतुओं का विकास हुआ। लोग जानवरों की आदतें और प्रजनन समय क्यों देखते थे? क्योंकि लोग उनका शिकार करने और पालने के लिए जानवरों के आदतें और प्रजनन का समय ध्यान में रखते थे। इस काल में भोजन का नया स्रोत क्या बना? तो भोजन का स्रोत मछली था। उपमहाद्वीप में कौन से अनाज प्राकृतिक रूप में उगने लगे? तो प्राकृतिक रूप में अनाज जो उगते थे वह गेहूं, जौ, धान था। लोग अनाजों का क्या करते थे? तो लोग अनाजों के लिए भोजन के लिए बटोरा करते थे, अनाजों को इकट्ठा करते थे। लोग धीरे धीरे किस रूप में विकसित हुए? तो लोग धीरे धीरे कृषक के रूप में विकसित हुए थे। जानवरों को पालतू बनाने की शुरुआत कैसे हुई? तो जानवर को पालतू बनाने की शुरुआत चारा देकर हुई। अपने घर के बाहर लोग चारा रख देते थे और जानवर चारा की ओर आकर्षित होते थे, तो उन्हें लगा जो जंतु आक्रामक नहीं थे उन्हें पालतू बना लिया गया और जो आक्रामक थे उन्हें छोड़ दिया गया, जिसमें कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया गया था। उसके बाद भेड़, बकरी, गाय, बैल को भी पालतू बनाया गया था। सबसे पहले कौन सा जानवर पालतू बनाया गया? तो सबसे पहले कुत्ता को हम पालतू बनाए। बाद में किन जानवरों को पालतू बनाया गया? तो बाद में भेड़, बकरी, गाय, सूअर को पालतू बनाया गया। लोग पालतू जानवरों की सुरक्षा क्यों करते थे? तो जंगली जानवरों से बचाने के लिए पालतू जानवरों की सुरक्षा करते थे।
पालतू जानवरों को घर के पास क्यों लाया गया? क्योंकि आसानी से देखभाल और चारा देने के लिए पालतू जानवरों को घर के पास लाया गया। पालतू जानवर कौन पालते थे? तो जानवर को पालने वाले को पशुपालक कहते हैं। कौन सा जानवर झुंड में रहता था? तो गाय, भेड़, बकरी झुंड में रहते थे। कुत्तों को सबसे पहले पालतू क्यों बनाया? कुत्तों को सबसे पहले पालतू शिकार में मदद करने के लिए बनाया गया था। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवर को देखभाल की प्रक्रिया को हम घरेलूकरण के नाम से जानते हैं। घरेलूकरण की प्रक्रिया में पौधे और जानवरों को क्यों चुना जाता था? क्योंकि जिस जानवर की बीमार होने की संभावना कम होती थी, जिन पौधे में मोटे दाने होते थे, बड़े दाने होते थे, उनका डंठल मजबूत होता था, जिससे अनाज उसको टिक सके, जल्दी खराब नहीं हो, गिरे नहीं। इसीलिए मोटे पौधे जिसके दाने बड़े होते थे और डंठल मजबूत होता था, उसका चुनाव किए, और जानवरों में जो बीमार कम होते थे उनका चुनाव किया गया। किस प्रकार के पौधे के बीज सुरक्षित रखे जाते थे? तो जो बड़े दाने वाले और मजबूत डंठल वाले अनाज होते थे, उसके बीज को सुरक्षित रखते थे। कौन से जानवर प्रजनन के लिए चुने जाते थे? तो जो अहिंसक और चुनिंदा होते थे, उसे प्रजनन के लिए चुना जाता था और उसी को पालतू बनाया जाता था। घरेलूकरण की प्रक्रिया दुनिया में कब शुरू हुई? तो घरेलूकरण की प्रक्रिया 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। कृषि के लिए सबसे प्राचीन फसलों में कौन सा अनाज शामिल था? तो कृषि के लिए प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ शामिल था। सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवर कौन से थे? तो सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया गया था, उसके बाद भेड़ और बकरी को। अनाज का उपयोग किसके रूप में किया जाता था? तो अनाज का रूप हम बीज, खाद्य, उपहार और भंडार के लिए करते थे। पौधे के बीज बोने पर क्यों लोग एक ही जगह पर लंबे समय तक रहते थे? क्योंकि पौधे के बीज बोने के बाद लोग उसकी देखभाल करते थे, फसल की सुरक्षा करते थे, इसीलिए उसे एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। जानवरों से किस प्रकार के भंडारण के फायदे मिलते हैं? तो जानवर से दूध और मांस मिलते थे। आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के साक्ष्य कहाँ पाए गए हैं? तो आरंभिक कृषक और पशुपालक के साक्ष्य पूरे उपमहाद्वीप में मिलता है। पश्चिमी उत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर में कौन पाए गए? तो शुरुआती कृषक और पशुपालक पश्चिमोत्तर आधुनिक कश्मीर में पाए गए थे। पुरातत्वविद जानवरों और पौधे की हड्डियों और अवशेषों का अध्ययन क्यों करते हैं? क्योंकि उसकी पहचान और उपयोग का पता लगाने के लिए। अस्थायी जीवन की ओर जाने के लिए किसका निर्माण किया गया? तो अस्थायी जीवन की ओर जाने के लिए बुर्जहोम कश्मीर में गड्ढों के नीचे घर बनाया जाता था, जिसे गर्तावास के नाम से जानते हैं। गर्तावास किसके लिए सीढ़ियाँ होती थी? तो गर्तावास में नीचे उतरने के लिए, प्रवेश करने के लिए सीढ़ी होती थी और यह जमीन के अंदर होता था। घरों के अंदर और बाहर कौन सी चीजें मिली? तो घर के अंदर और बाहर आग जलाने की जगह मिली है। नवपाषाण युग के औजार किसके लिए विशेष थे? तो नवपाषाण युग के औजार धार को पॉलिश किया जाता था, इसलिए विशेष थे। ओखली और मूसल का उपयोग किसके लिए किया जाता था?
तो ओखली और मूसल का उपयोग अनाज और वनस्पति सामग्री को पीसने के लिए करते थे। नवपाषाण युग के मिट्टी के बर्तन किसके लिए प्रयोग किए जाते थे? तो नवपाषाण युग के मिट्टी के बर्तन चीजों को रखने के लिए प्रयोग किए जाते थे। नवपाषाण युग में कौन सा अनाज आहार का हिस्सा बन गया? तो चावल, गेहूं और दलहन नवपाषाण में आहार का हिस्सा था। नवपाषाण युग में कपड़े बुनने के लिए कौन से पौधे उगाए गए? तो नवपाषाण युग में कपड़े के लिए कपास का पौधा उगाया गया। क्या यह परिवर्तन हर जगह एक साथ आया? तो नहीं, एक साथ हर जगह परिवर्तन नहीं आया था। सभी स्थानों पर परिवर्तन अलग अलग समय में आया था। मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? तो बोलन दर्रे के पास मेहरगढ़ स्थित है और ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते थे और यहाँ समतल हरा भरा स्थान था मेहरगढ़। मेहरगढ़ में किसे सबसे पहले उगाया गया और पाला गया? तो सबसे पहले अनाज मेहरगढ़ में जौ, गेहूं और जानवर में भेड़ बकरियों को पाला गया। मेहरगढ़ में किस प्रकार के घर मिलते हैं? तो मेहरगढ़ में घर चौकोर और आयताकार मिलते हैं। प्रत्येक घर में कितने कमरे हो सकते थे? तो प्रत्येक घर में 4 या इससे अधिक कमरे हो सकते थे। कब्रों में मृतक के साथ क्या रखा जाता था? तो कब्रों में मृतक के साथ सामान और भंडारण सामग्री रखा जाता था और यहाँ एक कब्र में मृतक के साथ बकरी रखा गया था, बकरी को भी दफनाया गया था। लोगों का मानना था कि लोग मरने के बाद स्वर्ग में, परलोक में भूखे रहेंगे, इसीलिए उनके साथ बकरी को भी दफनाया जाता था, जिससे मरने के बाद वह स्वर्ग लोक में उसका भोजन कर सके, ऐसा मानना था। तो दोस्तों, आज हमारा इतिहास क्लास 6 का चैप्टर 2 समाप्त हो चुका है। आगे चलेंगे हम दूसरे दिन, कल चलेंगे तीसरे चैप्टर में। धन्यवाद।